माय चैनल फायर माइंड बाय विमल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है खसरा यानी मीजल्स। ये क्यों होते हैं, किन लोगों में होते हैं, इससे सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति इफेक्टेड होते हैं, आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचती रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। मीजल्स यानी बदलते मौसम में अक्सर इस बीमारी से चिल्ड्रंस एंड एडल्ट लोगों के कई इन्फेक्शन होने की आशंका बनी रहती है, जो कि सामान्य बुखार, सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर खसरा तक भी हो सकता है। बाकी सामान्य इन्फेक्शन को छोड़ दें तो खसरा सबसे गंभीर है, क्योंकि इसकी वजह से गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि अब खसरा खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों के पास इससे जुड़ी जानकारी नहीं है। इसकी वजह से यह और भी ज़्यादा गंभीर साबित हो सकता है। वयस्क लोगों की तुलना में यह खसरा बच्चों को ज़्यादा चपेट में लेता है, लेकिन यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। तो चलिए आज हम खसरे के बारे में विस्तार से या डिटेल से जानते हैं। क्या है? व्हाट इज मीजल्स? खसरा रोग इन्फेक्शियस वायरस के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन रोग है। यह एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकता है। खसरा होने से इससे पूरे शरीर पर लाल चकत्ते या लाल रैशेस उभर आते हैं, और खसरा होने पर ये स्टार्टिंग में आपके सिर वाले हिस्से से स्टार्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। खसरा रोग को रूबेला भी कहा जाता है। खसरे के कितने स्टेज होते हैं? हाउ मेनी स्टेजेस मीजल्स हैव? मीजल्स के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक इसे 4 चरणों में या 4 स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है। यह चरण 2 से 3 सप्ताह तक होते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति होने पर 4 सप्ताह तक भी चल सकते हैं। आइए आज हम इसे जानते हैं। नंबर फर्स्ट फेज, जिसे हम इंक्यूबेशन फेज कहते हैं। इंक्यूबेशन फेज को मीजल्स का फर्स्ट फेज माना जाता है। इस चरण में व्यक्ति मीजल्स यानी मीजल्स वायरस के संपर्क में आता है। यह आमतौर पर वायरस या मीजल्स वायरस के सिम्टम होने से करीब 10 से 14 दिन पहले का होता है। नंबर 2, जिसे प्रोड्रोमल या कैड्रल स्टेज बोलते हैं। मीजल्स के सेकेंड फेज को प्रोड्रोमल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोड्रोमल में यानी दूसरे चरण मीजल्स के कुछ शुरुआती सिम्टम दिखाई देते हैं। दूसरे स्टेज में मीजल्स के बुखार, घबराहट, खांसी, कंजक्टिवाइटिस और सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। स्टेज, जिसे रेस फेज कहते हैं, प्रोड्रोमल चरण के 2 से 4 दिन बाद रेस या दाने दिखाई देने लग जाते हैं। यह खसरा का तीसरा चरण होता है, और इस दौरान भी रोगी को दूसरे चरण के सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन यह पहले के मुकाबले बढ़े हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान आने वाला बुखार 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। नंबर 4 या लास्ट स्टेज, जिसे रिकवरी स्टेज या रिकवरी फेज बोलते हैं, इस चरण में या स्टेज में आते आते मरीज रिकवरी होने लगता है। इस चरण में रोगी आमतौर पर दाने आने के 4 दिन बाद तक संक्रमित होते हैं। फिर धीरे धीरे मीजल्स का असर कम होने लगता है। जब यह स्टेज आता है तो बुखार आदि जैसे सिम्टम भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं, और साथ ही दोनों से या दानों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है।
के लक्षण क्या हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मीजल्स? खसरे के साइन एंड सिम्टम वायरस के संपर्क में आने के लगभग 10 से 14 दिन के बाद दिखाई देते हैं। खसरे के साइन एंड सिम्टम्स जिसमें सामान्य से तेज बुखार आता है, सूखी खांसी भी होती है, लगातार नाक बहती रहती है, गले में खराश बनी रहती है, आँखों में सूजन आ जाती है, गाल की अंदरूनी परत पर या मुंह के अंदर लाल रंग के स्पॉट्स या नीले सफ़ेद वाले सेटल पॉइंट्स में छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। ए ब्रॉड स्किन मीजल्स रैश का एक क्लासिक क्लू है। यह दाने के 7 दिनों तक रह सकते हैं और आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने से 14 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। यह आमतौर पर सिर पर विकसित होता है और धीरे धीरे शरीर के बॉडी के अन्य पार्ट्स को पूरी तरह से या पूरी बॉडी में फैल जाता है। खसरा होने का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉजेस ऑफ मीजल्स? खसरा पैरामाइक्सो वायरस परिवार के एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। यह वायरस छोटी परजीवी बैक्टीरिया होते हैं। एक बार जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो यह वायरस शरीर में मौजूद सेल्स पर आक्रमण करना शुरू कर देता है और अपने जीवन चक्र को या लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए सेलुलर घटकों का उपयोग करता है। खसरा यानी वायरस सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्टेड करता है। खसरा केवल मनुष्यों में होता है, इसके अलावा यह किसी भी दूसरे जीव में नहीं होता है। विश्व भर में ऐसे करीब 24 जेनेटिक प्रकार के मीजल्स भी हैं जिससे यह मालूम होता है यह एक जेनेटिक रोग भी हो सकता है। हालांकि वर्तमान समय में केवल 6 जेनेटिक्स टाइप के मीजल्स ही मौजूद हैं। जब एक व्यक्ति खसरा यानी मीजल्स वायरस से जूझ रहा होता है तो उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति को भी इसके होने की शंका बनी रहती है, क्योंकि यह वायरस छींकने से, खांसने से हवा में फैल जाते हैं, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बड़ी आसानी से अपनी चपेट में ले लेते हैं। सरल शब्दों में कहें, यह एक फैलने वाली बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में आसानी से गमन कर जाती है। What are the risk factor for measles? जो रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण से मीजल्स होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, उनमें से नंबर फर्स्ट पे आता है टीकाकरण न लिया हो। यदि आपको मीजल्स का टीका नहीं मिला है तो आपको मीजल्स होने की संभावना अधिक रहती है। सेकेंड, अगर आपने कोई ट्रैवल किया हो, इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है, तो आपको मीजल्स होने की संभावना अधिक रहती है। विटामिन ए की कमी होना, यदि आपके आहार में पर्याप्त विटामिन ए नहीं है तो आपको अधिक सीवियर सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना हो सकती है। छोटे बच्चों को ज़्यादा चपेट में लेता है। 20 साल तक के युवा, इस उम्र तक अक्सर बच्चों को इम्यून सिस्टम सही से विकसित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें खसरा होने की संभावना का खतरा बना रहता है। प्रेगनेंसी, शरीर में चल रहे लगातार हार्मोनल बदलाव की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खसरा होने की संभावना अधिक हो जाती है। वीक इम्यूनिटी, यदि किसी बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लग जाए तो उसकी वजह से भी खसरा होने की संभावना अधिक हो जाती है। खसरे से इन्फेक्टेड के संपर्क में आने से
यानी जिसको मीजल्स है उसके संपर्क में अगर होंगे तो इस तरह की मीजल्स आपको भी होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की चपेट में आ जाते हैं जो कि फिलहाल मीजल्स से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आपको मीजल्स होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। मन में जरूर उठते होंगे कि ये बीमारी क्या हवा में फैलती है? डज मीजल्स स्प्रेड थ्रू द एयर? हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि खसरा हवा में फैलता है, जिसकी वजह से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकता है। खसरा रेस्पिरेटरी की बूंदें और स्मॉल एरोसोल पार्टिकल्स से हवा के माध्यम से फैल सकता है। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जब खांसता है या छींकने पर वायरस को हवा में छोड़ सकता है। यह रेस्पिरेटरी पार्टिकल वस्तुओं और सतहों पर भी बस सकते हैं यदि आप किसी कंटामिनेटेड आइटम जैसे दरवाज़ा हैंडल के संपर्क में आते हैं और फिर अपने चेहरे, नाक या मुंह को छूते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। खसरे का वायरस आपके विचार से अधिक समय तक शरीर के बाहर रह सकता है। वास्तव में यह हवा में या सतहों पर 2 घंटे तक संक्रामक रह सकता है, यानी किसी भी सर्किल पर या किसी भी स्थान पर या कोई भी ऐसी जगह है जहां कोई मीजल्स से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आता है तो उस जगह को भी इन्फेक्टेड कर देता है। ना कि खसरा कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल जाता है, आप इसी से समझ सकते हैं कि यह इन्फेक्शन कितना है। खसरे से होने वाली जटिलताओं, कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितना कंटेजियस है। एक अति संवेदनशील व्यक्ति जो खसरे के वायरस के संपर्क में आता है उसके इन्फेक्टेड होने की 90% संभावना होती है। इसके अतिरिक्त एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 9 से 18 संवेदनशील व्यक्तियों के बीच कहीं भी वायरस फैला सकता है। एक व्यक्ति जिसे मीजल्स है यह वायरस को दूसरों तक फैला सकता है इससे पहले कि इन्हें पता भी चले कि इन्हें खसरा हो चुका है। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 4 दिनों तक संक्रामक होता है। जब तक इसकी खास पहचान नहीं हो जाती तब तक दूसरों व्यक्तियों को भी संक्रमित कर देता है। इसमें मीजल्स होने कितना डेंजरस हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़ों की अपेक्षा बेबीज़ में मीजल्स होने की या इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बेबीज़ को सही या टाइम से टीकाकरण नहीं होना। खसरे का टीका बच्चों को तब तक नहीं दिया जाता जब तक बच्चे कम से कम 12 महीने के नहीं हो जाते। टीके की पहली खुराक प्राप्त करने से पहले वह समय होता है जब वह खसरे वायरस से इन्फेक्टेड होने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा के माध्यम से खसरे से कुछ सुरक्षा प्राप्त कराई जाती है जो मां से बच्चों को प्लेसेंटा के माध्यम से और स्तनपान के दौरान प्रदान की जाती है। हालांकि शोध से यह पता चला है कि जन्म के 2.5 महीने के बाद या स्तनपान बंद कराने के समय में यह प्रतिरक्षा दूर हो जाती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के कारण कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना अधिक होती है। इनमें निमोनिया, इंसेफेलाइटिस और कान में संक्रमण यानी ईयर इन्फेक्शन जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हियरिंग लॉस
या कान से हमें कम सुनाई देता है, ये ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण से हमारे शिशुओं को ये घातक हो सकता है।